बालकनी में बैठे सरला जी और दीनानाथ जी चाय की चुस्की लेते हुए एक आवश्यक विषय पर चर्चा कर रहे थे। सरला जी, अब तो बिटिया रक्षा की भी शादी कर दी हमने। हमारी रक्षा अब पराया धन हो गई है। राकेश भी हमारा बाल बच्चों वाला हो गया है। एक बहू तो हमारे घर में है ही। खाली चाय का कप टेबल पर रखते हुए दीनानाथ जी बात जारी रखते हुए कहने लगे, अब हमें रवि की शादी भी कर देनी चाहिए। शादी के लायक भी हो गया है आपका लाडला। आपकी क्या राय है? सरला जी जवाब देती हैं, हाँ सही कहा आपने, शादी के लायक तो हो चुका है रवि, मगर क्या करूं, अड़ियल कहता है मम्मी जब तक ऑफिस में मेरा अच्छा पोस्ट अच्छा नहीं हो जाता तब तक शादी का ख्याल निकाल दो आप दिमाग से। ऑलरेडी मेरे ऊपर काम का बोझ है। तो क्या महाराज जी शादी नहीं करेंगे? अगर इनको पोस्ट अच्छी नहीं मिली तो ये कुंवारे ही रह जाएंगे। ठिठोली करते हुए दीनानाथ जी कहने लगे, नहीं जी, मुझे पूरा विश्वास है कि रवि को मनचाही पोस्ट जरूर मिल जाएगी। आखिर दिन रात मेहनत तो करता ही है मेरा बेटा। अब मुझे इसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। सरला जी और दीनानाथ जी दो बेटे व एक बेटी के साथ सुखी परिवार के मालिक थे। दीनानाथ जी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और हंसी खुशी वाला जीवन बिता रहे थे। बड़ा बेटा राकेश एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और पत्नी दीपा पहले एक प्राइवेट टीचर थी, मगर बेटे को जन्म देने के बाद अब वो घरेलू हो गई है। दूसरा बेटा रवि है, जिसकी शादी की चर्चा ऊपर हो रही थी। रवि प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मगर अपना पोस्ट बढ़ाने के लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा था। और सबसे छोटी बेटी है रक्षा, जो हाल ही में ब्याही गई थी। सरला जी और बहू दीपा का रिश्ता सास बहू से ज़्यादा माँ बेटी जैसा था। दोनों सास बहू मिलकर घर चला रही थी। दोनों सास बहू में आपसी तालमेल बैठ चुका था। दीपा घर में सबका खूब ख्याल रखती। दीपा बहू धर्म की जिम्मेदारी बड़ी बखूबी से निभा रही थी। ना ही सरला जी को बहू दीपा से कोई शिकायत थी और ना ही दीपा को सास सरला से। आखिरकार जब बेटे रवि का तरक्की हो गया और उसे कंपनी में अच्छी पोस्ट मिल गई और साथ ही साथ सालाना कमाई में भी वृद्धि हो गई, तब सभी परिवारजन बहुत खुश हो गए। अब सरला जी बहुत हल्का सा महसूस कर रही थी और सारी रिश्तेदारी व आस पड़ोस में यह खबर फैल गई। तब रवि के विवाह के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था। वैसे भी सरला जी ने पहले ही बात चला रखी थी। अब छुट्टियों के दिन तो दिन का खाना शाम को ही हो पाता। रिश्ते तो कई आए, पर कोई रवि को पसंद नहीं, तो कहीं सरला जी को, तो कहीं बेटी रक्षा और बहू दीपा को नापसंद। राजस्थान से जब देव बाबू जी की बेटी रश्मि का रिश्ता आया तो सभी को पसंद आया। यह रिश्ता मामी जी ने बताया था। देव बाबू जी मामी जी के दूर के रिश्तेदार थे। देव बाबू जी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। देव बाबू जी को एक लड़की रश्मि और एक लड़का अजय है। अजय बड़ा और शादीशुदा था और रश्मि की शादी की बात रवि से चलवाई गई थी। जब देव बाबू को रवि के पदोन्नति के बारे में पता चला और बस यह जानकर कि रवि की अभी शादी नहीं हुई है, तो उन्होंने मामी के द्वारा अपनी बेटी रश्मि की बात चलवाई और संयोग से सभी को रश्मि पसंद आई। देव बाबू जब एक बार घर आए तो फोटो तथा अन्य बातों से संतुष्ट होने पर बेटी रश्मि को दिखाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने प्रस्ताव स्वीकार किया और रश्मि को एक दिन देखाए। रश्मि गुण रूप के साथ सरल स्वभाव की लगी थी। थोड़ा रक्षा और दीपा ने मुंह बनाया था, अरे मम्मी, थोड़ी ही देर में क्या पता लगाना गुण स्वभाव का। तभी मामी जी स्पष्ट बोली, अरे दीदी, पहली बार तो सभी को घबराहट होती है और कुछ ना कुछ बात तो सभी के साथ रहती है। लड़कियों को ससुराल में जाकर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। सरला जी ने भी मामी जी का समर्थन किया और बस रिश्ते पर सबकी मोहर लग गई और जल्द ही
रवि और रश्मि की सगाई की रस्म भी पूरी कर दी गई साधारण ढंग से। रक्षा भी ससुराल से आ गई थी मायके। अब सरला जी और रक्षा और दीपा लग गई शादी की तैयारियों में। आज संडे का दिन था और सभी बैठे थे। सरला जी और दीनानाथ जी सबके साथ बैठे शादी कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है आदि बातों में मगन थे। दीनानाथ जी लड़की वालों से कोई मांग दहेज आदि के विरुद्ध थे। सभी का कहना था कि शादी शीघ्र हो जानी चाहिए। रवि की शादी अब सही समय और जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। सभी की सहमति से दीनानाथ जी ने शीघ्र शादी करने का निर्णय कर लड़की वालों को बता दिया। वे लोग भी शादी शीघ्र करना चाहते थे। दोनों पक्ष के तैयार होने पर अब शादी संबंधी तैयारियां शुरू हो गई। घर में शादी की गहमा गहमी शुरू हो गई। सरला जी की बहनें, भाई भाभी भी पहले ही आ गए थे। बुआ, चाची जी, चाचा जी, अन्य रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। सभी अपने अपने ढंग से खुशियां बांट रहे थे। कभी कोई व्यंग्य बाण चला देता जिससे मन में कुछ हलचल सी मच जाती। बुआ ने आते ही चेताया, देख सरला, जरा संभल के रहना, बहुत लाड़ प्यार ना दिखाना, नहीं तो सिर चढ़ जाएगी, तो बस में आने वाली नहीं। हाँ दीदी जी, बात तो सही कह रही हूँ। आजकल की लड़कियाँ ससुराल में कदम रखते ही अपनी ही चलाने की सोचती हैं, चाची जी ने हंसते हुए बोली। सरला जी मुस्कुरा दी। सरला जी तो बहुत खुश थी। एक आशा, एक आकांक्षा मन में जब तब आ जाती। बस इतनी कामना है, जो भी आए स्वभाव सरल की हो, प्रेम व सम्मान करे, खुश रहे और सभी को खुश रखे। तभी बुआ जी बोली, अरे सरला, क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और क्या क्या बाकी हैं। तभी दीपा बहू शादी की तैयारियां और खरीदारियों के बारे में बुआ को बताने लगी। सभी ने अपनी अपनी राय दी। सभी रिश्तेदार आ चुके थे। पूरे घर में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। विवाह का दिन आ गया। यह लाओ, अरे ये कहाँ है, अभी वो नहीं आया आदि बातों का शोर मचा था। सभी व्यस्त थे। सर्दी के दिन थे। हॉल भी बहुत बड़ा बुक हुआ था। लड़की वालों के लिए हॉल दूर था, इसलिए उनका सारा कार्यक्रम गेस्ट हाउस में प्रबंध किया गया। सभी लोग आ गए थे। लड़की वालों के यहाँ भी खूब गहमा गहमी थी। रश्मि सहेलियों से घिरी, कभी हंसती, कभी मुस्कुराती रहती, कभी कुछ सोचने लगती। शादीशुदा सहेलियाँ कभी कुछ कुछ बोल जाती। देख रश्मि, दब के मत रहना, जो तेरा मन कहे कह देना। अब तू उस घर की छोटी बहू है, तेरा मान सम्मान भी वैसा ही होना चाहिए। मेहंदी की रस्म करते करते भाभी कुछ सीख दे जाती। देख रश्मि, तू ठहरी, चुप्पी सीधी साधी, सास से ज़्यादा ननंदे हावी हो जाती हैं। जरा संभल के रहना, चुप रहने से काम नहीं बनेगा। तू किस बात से कम है। यहाँ बारात की तैयारियाँ हो रही थी। वह लाओ, अरे इधर आओ, इनको बुलाओ, यह नहीं किया आदि का शोर मचा था। सरला जी परेशान सी हो रही थी। विवाह आदि में इतनी रस्में होती हैं कि शोर शराबा तो हो ही जाता है। थकावट कितनी हो जाती है। बारात निकलने वाली थी। रवि को निहार कर वह मगन हो रही थी। बैंड बाजे के साथ बारात चल पड़ी। बारात जाने के बाद परिवार की सभी स्त्रियां बरामदे में बैठ हास परिहास में मगन थीं, पर कुछ सरला के पास आकर अनचाही नसीहतें भी दे रही थी, पर वह चुप बैठी सोचने लगती। कोई आवश्यक नहीं, सभी लड़कियों का मन एक सा हो और वह सहज हो जाती। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और बहू विदा होकर आई। कार दरवाजे पर आ गई। रक्षा और सीमा बहू कार से उतरकर घर में आकर बोली, सब लोग जल्दी जल्दी चलिए बहू को उतारने। सभी लोग बहुत थके हैं, रात भर के जगे हैं। सरला जी भागी भागी आई और बेटे और बहू का आरती उतारने लगी। तभी झट से बहू ने कार से उतरकर सास के पैर छुए। सरला जी ने बहू को खड़े कर गले से लगाया। सभी लोग वहां आकर खड़े हो गए। सारी आवश्यक रस्में निभाई गईं और रश्मि और रवि को साथ में नाश्ता करवाया गया। अगले दिन को मुंह दिखाई की रस्म हुई और
रश्मि ने सबको 2-2 साड़ी दी। सब खुश थे, केवल जेठानी दीपा को छोड़कर। साड़ी देखते ही दीपा का मुंह बन गया। बोली, यह कैसी साड़ी है, एकदम देहाती, और रंग भी कैसा है। वह पहनने में आनाकानी करने लगी। ननंद रक्षा बोली, अब जैसे भी आई है भाभी, रख लो। धीरे धीरे बहुत से रिश्तेदार चले गए। रक्षा अभी नहीं गई थी। रश्मि बहू की नम्रता वह व्यवहार से सभी बड़े प्रसन्न थे। रश्मि ने आते ही जेठानी से तालमेल बिठा लिया। रश्मि बड़े सवेरे उठकर नहाकर सज संवर कर सबके पैर स्पर्श कर रसोई में आ जाती। जेठानी देवरानी मिलकर चाय नाश्ता बनाती। रक्षा के ससुराल से भी उसके सास ससुर की बुलाहट आ रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे, विवाह के पहले से ही यहाँ आई थी, अतः अब रक्षा भी अपने घर जाने की तैयारियां कर रही थी। सरला जी ने रक्षा को उचित उपहार के साथ ससुराल भेजा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय गुजरने लगे और 6 महीने के बाद ही रवि का ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया। रवि अकेले ही बेंगलोर चला गया क्योंकि वो रश्मि को अपने घर ही रखना चाहता था, मगर वहाँ नए शहर में उसे 1 महीने में ही तकलीफ होने लगी। इसलिए सरला जी और दीनानाथ जी ने फैसला किया कि अब बहू रश्मि भी वहाँ बेटे संग शिफ्ट हो जाए, क्योंकि नौकरी तो करनी ही है। रश्मि और रवि अब साथ में बेंगलोर रहने लगे। हंसी खुशी यह 1 साल कैसे गुजर गए पता ही न चला। इसी बीच रश्मि की गोद भर आई। यह खुशखबरी सुनकर सरला जी फूले न समाई। अब वहाँ बेंगलोर में अकेली वह कैसे संभाल पाएगी खुद को। वहाँ कोई तो होना ही चाहिए जो रश्मि का ख्याल रख सके। इसलिए सरला जी बेटे बहू के बुलाने और खुद की इच्छा से बेंगलोर आ गईं। मन की बेहद साफ सरल सीधी सरला जी यहाँ आकर अति उत्साहित थी। उन्होंने आते ही बहू से कह दिया, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जैसे तुम मायके में रहती थी ना, वैसे ही आराम से रहो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। सास के प्यार और मधुरता से भरे व्यवहार को देखकर रश्मि खुशी से भर उठी। सरला जी बहू से बहुत स्नेह करती और उसकी पसंद के खाने के व्यंजन बनाती। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती फौरन ला देती। एकदम सवेरे सरला जी उठकर चाय नाश्ता आदि तैयार कर देती। वह और आवाज़ लगाती, बहू आ जाओ, सब मिलकर चाय पियेंगे। रश्मि तो निहाल उठती। रश्मि की अब आदत बनती जा रही थी एक भी काम ना करने की। उसने तो सास के बारे में कईयों के अनुभव सुने थे कि बहू के इस अवस्था में आते ही सास सब काम छोड़कर आराम करने लगती है और सारा भार बहू पर डाल देती है ताकि डिलीवरी साधारण से हो जाए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा दिख रहा था। सास स्वयं ही सारे कार्य कर रही थी और बहू तो नाम मात्र के लिए ही सहयोग दे रही थी। सरला जी को शुरू से ही कार्य करने की आदत थी। बड़े प्यार से बहू से पूछती, आज क्या खाने में बनाऊं, तुम्हें क्या पसंद है। रश्मि बड़ी खुशी से अपनी फरमाइश बताती और सास खाना बनाने में लग जाती। रश्मि आगे पीछे घूमती, कुछ बातें करती, फिर अपने कमरे में चली जाती। समय काटने के लिए रश्मि ने 2 किटी पार्टियाँ ज्वाइन कर ली। कुछ सहेलियाँ भी बना ली। कभी वह उनके घर चली जाती, कभी वे उसके घर आ जाती। जब भी 2-4 सहेलियाँ आती, रश्मि उनसे अपनी सास की तारीफ करती। सरला जी अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो जाती। बेटे को तो काम के अलावा फुर्सत ही नहीं थी। समय कैसे बीत गया पता ही न लगा और रश्मि ने एक बेटी को जन्म दिया। सभी लोग बहुत खुश थे। दीनानाथ जी, रक्षा, राकेश और दीपा और बच्चे सभी आए थे। छठी और बरही पूजा में सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद सभी वापस लौट गए, केवल दीनानाथ जी को छोड़कर। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब नन्ही बच्ची 6 महीने की हो गई थी। रश्मि की सोच में परिवर्तन होने लगा। उसे महसूस हुआ कि बहुत सारा काम तो सासू माँ कर ही लेती हैं और अभी कोई शिकायत नहीं करती और ना उससे कुछ करने के लिए कहती। तो समय काटने के लिए उसने 2-3 महिला ग्रुप भी ज्वाइन कर ली। अब वह कभी
किसी ग्रुप की मीटिंग में चली जाती, तो कभी किसी सहेली के साथ शॉपिंग या कभी किसी के प्रोग्राम में शामिल होने पहुंच जाती। काफ़ी सारा वक्त वह बाहर बिताकर जब लौटती तो कई बार खाना भी बाहर ही खा आती। सरला जी ज़्यादा कुछ नहीं पूछती, जो वह कहती वह उसी को सच मान लेती। रश्मि सास का संरक्षण पाकर एकदम बेफिक्री हो गई थी। अब सरला जी को महसूस होने लगा कि रश्मि कुछ लापरवाह सा व्यवहार करने लगी है। घर के काम, खाना बनाने जैसे कार्य तो सरला जी के करते रहने से रश्मि सिर पर चढ़ गई थी। अतः उसकी रुचि भी अब काम में नहीं रही थी। अपनी तरफ से कोई काम करने आती ही नहीं जब तक सास ना कहती, और अब तो बच्चा होने के बाद वह इस प्रकार व्यवहार करती मानो बहुत व्यस्त हो और बच्चे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं उठा रही हो। वह रसोई में तभी आती जब या तो बच्चे के लिए दूध गर्म करना हो या सासू माँ पूरा खाना बना चुकी हों, सिर्फ खाना परोसने का कार्य कर देती। रवि एक हफ्ते के लिए मुंबई गया हुआ था काम के सिलसिले में। इतना काम लगातार करते रहने से एक दिन सरला जी की तबीयत बिगड़ गई। वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने सोचा अभी रश्मि बहू आएगी और आकर पूछेगी खाने में क्या बनाना है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वह सोचती ही रह गई और बहुत वक्त बीत गया। आखिर दीनानाथ जी बाहर आए और बहू से कहा, तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना तुम बना लो। रश्मि यह सुनते ही एकदम से फट पड़ी। तबीयत खराब है तो सासू माँ को पहले ही बता देना चाहिए था। अब मैं मेरी बेटी को संभालूं या खाना बनाऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। रश्मि ने झट से फ़ोन उठाकर बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया। रश्मि ने यह बात इतनी ज़ोर से बोली थी कि कमरे के अंदर लेटी हुई सरला जी ने भी सुन लिया। सास ससुर दोनों ही हक्का बक्का रह गए उसके व्यवहार से। आज पहली बार सरला जी पछता रही थी कि बहू को बहुत लाड प्यार से रखने का नतीजा आज कितना गलत निकला। यहाँ तक कि पहले महीने से ही रश्मि से एक काम ना करवाया ताकि वो आराम कर सके। आज मेरे बीमार रहने पर भी मेरा हाल चाल पूछना तो छोड़ो, रश्मि ने तो बाहर का खाना ही ऑर्डर कर दिया, यह जानते बूझते हुए कि हम बाहर का खाना नहीं खाते। कैसे भी सरला जी से निर्देश लेकर दीनानाथ जी ने सादी खिचड़ी बनाई और पत्नी को खिलाकर दवा देकर लिटा दिया। बेचैन सरला जी मन ही मन सोच रही थी, जब मैं इतना प्यार सहयोग उसे देती हूँ तो वह मेरे प्रति लापरवाह कैसे हो सकती है। वह तो समझ ही रही थी कुछ और लेकिन यह सब उनका भ्रम निकला। दीनानाथ जी भी कहने लगे, मैं तो तुम्हें बीच बीच में चेतावनी देता भी रहा कि बहू से काम करवाया करो, तुम अकेले ही सारा काम करती रहती हो और रसोई में लगी रहती हो, पर तुम्हें तो उसे बेटी की तरह रखने का शौक था। लेकिन क्या मिला इतना लाड़ दुलार देकर, उसकी इतनी फिक्र कर कर। सरला जी को दीनानाथ जी की बातों में सच्चाई नजर आई। अगले हफ्ते ही रवि के घर आते ही उन्होंने रवि से कहा, बेटा अब मेरा और तुम्हारे पिताजी का वापसी टिकट निकलवा दो। अरे मम्मी क्यों, क्या जल्दी है इतनी, थोड़े दिन और रह लो ना प्लीज़। नहीं नहीं बेटा, बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए और अब तो इच्छा भी थोड़ी बड़ी हो गई है। मेरा बड़ा मन कर रहा है वापस जाने का, और वैसे भी मेरी बड़ी बहू को भी मेरी ज़रूरत है। तभी बीच में टोकते हुए रश्मि ने कहा, अरे जाने दीजिए ना मम्मी को, अगर उनका बड़ा मन कर रहा है तो। वैसे भी अब तो इच्छा बड़ी हो ही गई है, और खाना बनाने के लिए हम एक मैड रख लेते हैं, बाकी काम हम मिलजुल कर लिया करेंगे। तभी दीनानाथ जी कहने लगे, वाह बहू, बात अपने पर आई तो मेड रखने की बात करने लगी। इतने सालों में तो कभी नहीं लगा कि मम्मी जी आप अकेले कैसे करेंगी, हम एक मेड रख लेते हैं। अरे पापा जी, मम्मी जी तो हर काम बड़ी बखूबी से कर लेती थी, अगर वह चाहती तो हम मेड लगवा लेते, मगर सासू माँ ने कभी कहा ही नहीं। रश्मि ने अपनी बातों को
बड़े ढंग से कहा, जिससे घर का माहौल खराब भी ना हुआ और बात भी आगे ना बढ़ी। खैर, सरला जी और दीनानाथ जी कुछ दिनों बाद वापस अपने घर लौट आए। यहाँ सरला जी जिम्मेदारियों से मुक्त थी और उन्होंने आगे से ठान लिया कि अब वो सास बनकर रहेंगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।